स्पोर्ट्स के शोबे में हमने क्या खोया क्या पाया, और इस पर बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़ही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, सबसे पहले तो 2022 के बारे में बताइए, क्या खोया क्या पाइए, क्या पाया आपने ओके, खेलों की दुनिया में साल 2022 के जो अहम वाक़यात हैं उस पर हम नज़र डालेंगे। आपकी नज़र में क्या अहम वाक़यात हुए, क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई? देखें, इस साल का सबसे बड़ा इवेंट तो ऑब्वियसली फीफा को कहना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप हमने देखा और उसमें अर्जेंटीना चैंपियन बना, मेसी लेजेंड ऑफ लेजेंड बने, और एक उनकी जीतना फिर मेसी का एज ए लास्ट गेम और वर्ल्ड कप जो उनका ड्रीम था वो पूरा हुआ। तो मेरा ख्याल है ट्वाइलाइट या हाईलाइट कहना चाहिए वो फीफा वर्ल्ड कप थी, और अर्जेंटीना का 36 ईयर्स के बाद चैंपियन बनना, ये सबसे बड़ी एक आप कह सकते हो स्पोर्ट्स के इवेंट के लिहाज से सबसे बड़ा इवेंट तो यही था जी। दूसरा बात करें तो फिर हमारा कॉमनवेल्थ गेम के अंदर अरशद नदीम साहब ने जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल लिया। फिर नो बट साहब की बात करें तो उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल लिया। ये मेरा ख्याल दो बहुत प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए। और इरफान साहब, कोरोना के बाद ताज़ी हवा का जिस तरह झोंका होता है वो भी था ना, कि कोरोना के बाद हर चीज खुल गई, वरना अगर हम 2021 तक बात करें तो चीजें बंद थी, उस तरह से कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स में उस तरह से कुछ जो है ना हैपनिंग्स नहीं हो रही थी। पर 2022 जो है वो स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा साल रहा। मतलब आपकी जो बायोस्फीयर बबल के जो एनवायरनमेंट थे वो काफ़ी हैम्पर उसकी वजह से स्पोर्ट्स हो रही थी। प्लेयर कहीं नहीं जा सकते, एक्टिविटीज़ कर्टेल थी, उनसे मिल नहीं सकता, कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते आप जर्नलिस्ट के साथ भी। जो आपके आते थे स्पेक्टेटर्स भी आते थे वो भी लिमिटेड थे। तो 2022 में सब कुछ ओपन अप हो गया क्योंकि वैक्सीनेशन का एक जो सर्कल था वो पूरी दुनिया में कंप्लीट हो चुका था। स्पोर्ट्स उसी तरह जिस तरह प्रीवियस चल रही थी उसी तरह फ्लरिश हुई, और हमने तमाम इवेंट्स देखे। वर्ल्ड कप, इवन अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, आल्दो कि हम फाइनल हार गए, बट एक अच्छा था इवेंट उस लिहाज से। हमने देखा कि हमने फाइनल खेला, बट वो अगेन हमारी क्योंकि एसोसिएशन जो क्रिकेट के साथ है वो बहुत ज़्यादा है। वी ऑलवेज ट्रीट एज ए सेकेंड रिलीजन। वो फिर अगर हमें विक्ट्रीज नहीं मिलती तो हम उसमें काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। तो क्रिकेट सबसे बड़ा हमारी अनफॉर्चुनेटली एक ही स्पोर्ट रह गई है, बाकी तमाम जो स्पोर्ट हैं वो सम हाउ एन अदर वो खत्म होती जा रही हैं। तो क्रिकेट के अंदर हमें कोई बड़ी किसी तरह की कोई न्यूज़ नहीं मिली, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं आई। और इवन अगर हम स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर देखें तो उसमें हम टेस्ट में बड़ा अच्छा जा रहे थे, अपनी होम सीरीज भी जीते, बाहर जाके भी जीते, बट जैसे ही ग्रेजुअली हम मिड ऑफ दिस ईयर आए उसके बाद हमें कंटिन्यूसली देखा कि हमारा एक जो ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ जाना हुआ एज फार द टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। जैसे हम 110 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करा दिया हमने, जिसमें हाईएस्ट रन कंसीड करवाए हमने एक दिन में। फिर इसी तरह हम अपनी होम सीरीज कभी वाइट वॉश नहीं हुए थे, वो इंग्लैंड से हो गए। 4 मैच कंसेक्टिव कभी नहीं हारे थे अपनी सॉइल के ऊपर, वो हम हार गए। तो उस लिहाज से ग्राफ काफ़ी नीचे गया। और सबसे बड़ी अगर इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड ये चीज़ है समहाउ कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह मैनेजमेंट चेंज हुई, अब क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा चेंज किया जा रहा है। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि अब देखें कोई भी बोर्ड या कुछ आए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने हमेशा बात करते आए हैं कि पैटर्न इन चीफ हमारे PM साहब होते हैं, वो फिर आपके लेके चलते हैं बोर्ड को, वो सारा कुछ। तो उसको कुछ सिस्टम, हमारी लेजिस्लेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको किसी ना किसी तरह के हमें चेंज करके लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। और ताकि आपका एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, ऐसा गवर्निंग बॉडी हो। आल्दो के होता सिस्टम ऐसे ही है कि आप 2 नाम होते हैं, वो PM साहब को दिए जाते हैं, उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरवर्ड करते हैं और फिर PM एक का सेलेक्ट करते हैं। बट अभी प्रीवियस 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, 120 दिन का इंटरम सेटअप आया है, मैनेजमेंट कमेटी है। इसका सबसे बड़ा रोल जो है वो ये है कि हमने किसी तरह जो 2014 का है वो रिस्टोर करना, और प्लस हमने जो मेन चीज़ इनका जो टास्क दिया गया है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से है, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि मेरी कई डिपार्टमेंट वालों से भी बात हुई, बोर्ड की मैनेजमेंट से बात हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो अब बड़ी चेंजिंग्स है, ख़ास तौर पर PCB चेयरमैन की तब्दीली के बाद एक बड़ी चेंजिंग्स मज़ीद सन 2023 में हमें देखने को मिलेंगी। और आपने बिल्कुल सही चीज़ों की तरफ हाईलाइट किया है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर PSL होने वाला है, आवाम की नज़रें उस पर भी हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक फैक्ट बड़ा ज़रूरी है, ये दोनों सिस्टम पैरेलल चलने चाहिए। मैंने इस पर बहुत वर्किंग की, बहुत बात भी की। अभी हमने कुछ दिन पहले रमीज राजा साहब को भी अपने चैनल में दावत दी थी
उनसे भी डिटेल डिस्कशन हुई। देखिए आपका क्रिकेट के ना स्टेप्स हैं, टीयर्स हैं। सबसे नीचे क्लब लेवल आता है, फिर आपकी एसोसिएशन आ जाती है, फिर पहले आपका डिपार्टमेंटल सिस्टम था जो आपको पूरा एक स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा था नीचे से ऊपर प्लेयर्स को। जब आपने लास्ट जो रजीम थी, लास्ट गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने फिर इसको खत्म करके आपका रीजनल स्ट्रक्चर लेके आए। अब खान साहब की अप्रोच बिल्कुल ठीक थी कि आपका जितने हेल्दी कंपटीशन होगा, एक लड़के 192 के एम्बिट के नीचे आगे, उन लड़कों में कंपटीशन ज्यादा, और लोगों का, आम लोगों का भी इंटरेस्ट आपका मेरा लाहौर कराची के मैच का होगा, शायद हबीब बैंक नेशनल बैंक का नहीं होगा। Exactly, अब होना क्या, मसला क्या है कि अगर आप वो 192 या 200 लड़कों का लॉट को आप रख छोड़ेंगे, उनको नीचे से सप्लाई चेन कहाँ से आएगी? Exactly. वो लड़के तो 5-10 साल सर्व कर देंगे, आगे नए लड़के आपको कैसे मिलेंगे? वो एक बहुत बड़ा गैप था। Well said, उसको well said, उसको बिल्कुल कवर ऐसे ही। करने के लिए ये था कि आपका वो बर्डन सारा जो है, वो सारा बर्डन पीसीबी नहीं उठा सकता। वो सेकंड ईयर आप बना के रखें, वो आपको लॉट दे नीचे से डिपार्टमेंट, एक तो उनका अर्निंग का मसला खत्म हो, क्योंकि एक प्लेयर इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरी फैमिली को रन करता है। वो सप्लाई दे आगे आपके जो रीजनल स्ट्रक्चर है, और उसकी तीसरी चेन आपके आ जाए एसोसिएशन की टीम, उसके नीचे तो चौथा टीयर जो आपका वो क्लब क्रिकेट आ जाए, तो एक ऑटोमेटिकली सिस्टम होता रहे हर जगह पे, हर बंदा उसको लेके चले। बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिक्स की नजर क्रिकेट होती जा रही है, डिपार्टमेंट वाले उसको नहीं चाह मतलब रहे। पॉलिटिक्स जो है वो हमारी स्पोर्ट्स को भी अफेक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे अच्छा ही है। इरफान साहब, अगर बात करें स्पोर्ट्स स्टार्स की, तो बहुत सारे अजीम स्पोर्ट्स स्टार्स जी। को हमने खो भी दिया इस साल में। अगर कल ही की हम बात कर लें तो ब्राजीलियन प्लेयर जो हैं पहले वो हमें पहले छोड़ के पहले चले बिल्कुल, गए, और बहुत अगर देखें उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट उनकी ज़िंदगी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा हमेशा से उन्होंने खेला और वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, 3 वर्ल्ड कप्स उन्होंने जीते। बिल्कुल ऐसे और ही फिर है। अगर बात करें शेन वॉर्न की, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पहले की अगर पहले बात कर लें तो वो इतना बड़ा प्लेयर थे, शायद फुटबॉल की हिस्ट्री के मैराडोना और उन दोनों को सबसे टॉप पे रखा जाता है। और इनका एक बड़ा फेमस वाकया भी है कि इन्होंने एक दफ़ा गोल की हिट की तो क्रॉस बार को लगी। जी इन्होंने अंपायर से कहा कि इसकी मेजरमेंट ली जाए, और मैंने जो हिट किया ये गोल होना चाहिए था, तो वो मेजरमेंट ली गई, तो 1 या 1.5 इंच उसकी जो विड्थ थी वो कम थी। फिर वो किया गया, उन्होंने दोबारा उसको, फिर उन्होंने कहा ये गोल डिक्लेयर किया जाए। मतलब इतनी प्रिसाइज उनकी एक्यूरेसी थी कि अगर ये हिट, ये गोल की Calculated। गोल पोस्ट ही छोटा था, 1.5 गोल इंच। पोस्ट छोटा था, तो वो फिर गोल डिक्लेयर किया गया। तो इस तरह लेजेंड आप देखें, इतनी ज्यादा प्रिसाइजली आपको चीजों का मालूम होना, precision निट्टी इतनी ज्यादा ग्रिटीज का पता होना। उनकी शॉट में उनके कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें ना कि ये गोल था, ये क्यों नहीं हुआ, तो इसकी मेजरमेंट करें। मतलब उन्होंने ऑब्वियसली इस तरह के कई गोल इस पोजीशन से किए होंगे और जिस डायरेक्शन में गए होंगे, तो बिल्कुल। उनको लगा। तो फिर इसी तरह मैराडोना की बात करते हैं, जैसे भी मेसी की बात करें, ये लेजेंड ऐसे नहीं है, उसके पीछे कई सालों की उनकी एफर्ट थी। दूसरा आपने शेन वॉर्न को कहा, मेरा ख्याल है कि दुनिया क्रिकेट के अंदर लेग स्पिन करना सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिनर हूँ, तो मुझे पता है कि लेग स्पिन जो है वो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। और क्या खूबसूरत बॉलिंग की, 700 प्लस विकेटें उन्होंने हासिल की टेस्ट क्रिकेट बॉलर के ऑफ द अंदर। सेंचुरी कहा जाता है। बॉल ऑफ सेंचुरी उन्होंने की हुई है। और उनकी खिदमात क्रिकेट के लिए इतनी ज़्यादा है कि शायद क्योंकि अपने नहीं है, तो शायद हम उसको थोड़ा सा कम हाईलाइट करते हाँ जी। हैं। लेकिन जो स्किल लेवल अल्लाह ने उनको दिया हुआ था, ही वाज ब्लेस्ड विद ऑल द थिंग, क्योंकि जितनी खूबसूरत वैरायटीज उनके पास थी, जो उनका क्रिकेटिंग ब्रेन था, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा। हम ओबियसली ग्रेट शेन वॉर्न के साथ साथ अब्दुल कादर का भी जिक्र करते हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ और सब कुछ था। बट अगेन मैं थोड़ा सा इनको ज़्यादा एज दूंगा कि जिस तरह की सिचुएशन और जिस तरह की हर जगह पे जाके परफॉर्म करना, बिल्कुल। क्योंकि होता है जो स्पिनर आप देखेंगे अभी, जैसे हमारी कंडीशन में खेल रहे स्पिनर नहीं परफॉर्म कर पा रहे। शेन वॉर्न की खूबसूरती ये थी कि ये दुनिया में जिस जगह पे भी गया, जिस तरह की विकेट भी थी, उधर जाके इन्होंने परफॉर्म किया। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़े लॉस होते हैं, और फिर आपकी जनरेशन लग जाती है ऐसे लॉस को कवर करने के लिए। बिल्कुल। फिर हम टेनिस स्टार्स रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स की भी बात उनको हम करते हैं। मजीद नहीं देख सकेंगे, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने भी कर दिया। जी, वो दोनों अपनी अपने जगह पे बहुत बड़े स्टार्स हैं, और जितनी उनकी फतूहात है, शायद मेरा ख्याल है उसको कोई कवर अप करेगा फ्यूचर में जाके, तो फिर डेकेड्स लगेंगे उसको, या शायद माइट भी सेंचुरीज लग जाए, क्योंकि ये जो स्टार्स हैं ये सेंचुरीज के स्टार्स हैं, कोई 1-2 साल या डेकेड के स्टार नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने पिछले 100-200 साल की हिस्ट्री को ख़त्म किया, उसमें अंदर आके अपनी फतूहात को लेके आए। तो ये सारे नाम बहुत बड़े हैं, और मेरा ख्याल है कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये रोल मॉडल है। जितना वो इनको बच्चे देखेंगे, इनको सीखेंगे, कई दफ़ा आप होता है कि सिर्फ अपने कंट्री के नहीं दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हो। तो मेरा ख्याल है कि ये उसी तरह की पर्सनैलिटीज़ है कि जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है।
ठीक हो बिल्कुल गए। सही। इरफान सईद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी Thank you मच। so much और for आपने joining जिस तरह बायोसिक्योर बबल का जिक्र किया, मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत से खेल जो हैं उनको स्टॉप लग गया था और इंतजार किया जा रहा था कि कोरोना की वबा जो है कि प्लेयर्स के लिए एक बड़ी टेंस माहौल था, वो किसी से मिल नहीं सकते थे और किसी मुल्क में जाते थे तो उनको पूरा क्वारंटीन करना पड़ता था और फिर खेलने पड़ता था। मुझे आपकी इस बात से इस मौके पे मुझे नोवाक जोकोविच याद आ गए, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और वो खेल छोड़कर वापस चले गए और उन्होंने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो ये एक अलग डिबेट है कि किसने सही वाली वैक्सीन लगवाई और किसने नहीं लगवाई। और एक बार फिर जो चाइना में हमने देखा कि एक बार फिर वबा फूट पड़ी। तो अल्लाह ना करे कि साल 2023 में हमें कोई ऐसे वाकया देखने को मिले। इरफान सईद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।